हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अजय धनखड़ और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एचटेट फिजिकल एजुकेशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मस्कुलर सिस्टम। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर 4 एलिमेंट्री टिश्यूज़ होते हैं। पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है आपका नर्वस टिश्यू और चौथा जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को पढ़ाया जाता है आपके मस्कुलर सिस्टम के अंदर। मस्कुलर सिस्टम के अंदर जब मस्कुलर टिश्यू को हम पढ़ते हैं तो कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मस्कुलर टिश्यू आपका एक स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू है जो कि किसी भी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करता है। दैट मीन अगर कोई स्टिमुलस आएगा तो मस्कुलर टिश्यू एक्साइट हो सकता है। एक्साइटेशन के बाद हमें देखने को मिल सकता है एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और आप कह सकते हैं कि हमें मस्कुलर टिश्यू फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता हुआ दिख सकता है। मस्कुलर टिश्यू की खास बात ये होती है कि ये एक मैकेनिकल एनर्जी मतलब एक एटीपी के ब्रेकडाउन से मिलने वाली एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट। केमिकल एनर्जी को ट्रांसलेट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तीसरी चीज़, जो आपका मस्कुलर टिश्यू होता है जब वो नर्वस टिश्यू और बोन्स के साथ मिलकर काम करेगा तो वो लोकोमोशन कराने में भी हेल्प कर सकता है। मस्कुलर टिश्यू जब दूसरे ऑर्गन्स को सप्लीमेंट कर सकता है, कैसे? अगर आप नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर आपके रिब्स की जो मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर। जो आपका मस्कुलर टिश्यू है वो आपका एक नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन करने में भी हेल्प कर सकता है। जैसे आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो भी इस्तेमाल करे जा सकते हैं एक कम्युनिकेशन करने के लिए। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई कि मस्कुलर टिश्यू ऐसा है वैसा है। बट जब मैं बात करता हूँ कि मस्कुलर सिस्टम के अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ को कैसे कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो एक बार फटाफट से उनको देखते हैं। जब मैं बात करता हूँ मस्कुलर सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन की, कैसे कैसे मसल्स को क्लासीफाई करने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, कैसे स्ट्रक्चर के बेसिस में हम उनको क्लासीफाई करने वाले हैं, प्लस हम यहाँ देखने वाले हैं कि उनका फंक्शन कैसा है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन की मसल्स कैसे कैसे फंक्शन करती हैं और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में मैं मस्कुलर सिस्टम को 3 डिविजन्स में डिवाइड करता हूं। पहला डिवीजन है आपका स्केलेटल मसल्स, दूसरा है आपका स्मूथ मसल्स और तीसरा है आपका कार्डिक मसल्स। स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू होते हैं ये, जो कि पाए जाते हैं आपके सिर्फ हार्ट में। स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं? ये होती हैं वॉलेंट्री इन नेचर। वॉलेंट्री का मतलब क्या है? ये होती हैं ऐच्छिक। इसका मतलब क्या है कि जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, रिलैक्स करिए, तो हम अपनी मर्जी से इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा सकते हैं। स्मूथ मसल्स होती हैं आपकी इनवॉलेंट्री इन नेचर। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है कि इसको हम वॉलेंट्रीली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि ये रेगुलेट होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी एक डिवीजन है नर्वस सिस्टम का। कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? कार्डियक मसल्स होती हैं आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन के अंडर में। बात करते हैं कि मूवमेंट कैसा होगा। मूवमेंट होगा स्केलेटल मसल्स का कैसा? नॉर्मल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। स्मूथ मसल्स का मूवमेंट कैसा होगा? स्मूथ मसल्स का मूवमेंट होता है पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस का मतलब क्या है? अगर एक पाइप है, एक हॉलो पाइप है, उसके अंदर मैं एक मार्बल को डालता हूँ, पीछे से प्रेशर लगाऊंगा तो मार्बल आगे की तरफ जाएगा। सेम एज डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब मैं खाना खाता हूँ, मेरा फूड क्या करता है? पेरिस्टालिसिस के थ्रू ट्रैवल करता है स्टमक के लिए, राइट। ये होता है आपका पेरिस्टालिसिस। कार्डियक मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं? ये करती हैं रिदमिकली, ठीक है। स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं? स्केलेटल मसल्स होती हैं आपकी स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड का मतलब क्या है? ये आपके मसल फाइबर हैं या फिर मसल सेल कह लीजिए। इनके अंदर होते हैं कंपार्टमेंट्स। ये कंपार्टमेंट कैसे होते हैं? डार्क, लाइट, डार्क। ये कैसे हो गए? ये हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सार्कोमेयर। सार्कोमेयर आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये इसकी वजह से आपके अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड पैचेस क्यों बन गए। स्मूथ मसल्स होती हैं आपकी नॉर्मल लंबी लंबी। इनके अंदर कोई भी सार्कोमेयर होता नहीं है। सार्कोमेयर नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको नॉन स्ट्रेटेड अपीयरेंस देखने को मिलेगा। कैसा? नॉन स्ट्रेटेड मतलब कोई भी
लाइट और डार्क पैच नहीं देखने को मिलेगा। कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? कार्डियक मसल्स होती हैं आपकी ब्रांच्ड। ब्रांच्ड का मतलब क्या है? जो आपके चेम्बर्स हैं उन चेम्बर्स से आपके क्या अलग अलग तरीके की आर्टरीज और वेन, अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन एग्जिट करती हैं, इसलिए ये होती हैं ब्रांच्ड। ठीक है, मैं बात करूं कि जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे कि भैया स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट क्या है, यहाँ पे कौन से मायोफिलामेंट्स होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम स्केलेटल मसल्स का एक ग्रॉस स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखेंगे। ये देखिए, ये था टाइप्स ऑफ मसल्स। ये कौन सा टाइप ऑफ मसल था? ये था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जब हम क्लासीफाई कर रहे हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जब मैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मसल फाइबर किस तरीके से रखा गया है, मतलब आपका मसल फाइबर सीधा है या डायगनली रखा गया है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसका। तो स्केलेटल मसल्स का अगर मैं एक ग्रॉस स्ट्रक्चर आपके सामने रखूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक बोन है। बोन और मसल के बीच में जो कनेक्शन करवाता है वो होता है टेंडन। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसल का जो टैपरिंग पार्ट है, मतलब मसल जहाँ से खत्म हो रही है उस हिस्से को क्या कहते हैं? तो उस हिस्से को हम कहते हैं टेंडन। और टेंडन क्या है? आपका एक मसल टू बोन कनेक्शन करने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यू होते हैं, टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर बहुत सारे सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू को। मस्कुलर टिश्यू के अंदर सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि यहाँ पे ऑर्गन क्या है। मस्कुलर सिस्टम के अंदर ऑर्गन होती है यहाँ पे इंडिविजुअल मसल विल बी एक्टिंग एज व्हाट? सिंगल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल वास्टस लेटरलिस। वास्टस लेटरलिस क्या है? आपकी कॉर्डिसेप्स में पाई जाने वाली मसल्स है। इट विल बी एक्टिंग एज एन ऑर्गन। एक सिंगल मसल जब आपका एक्ट करती है उसे हम कहते हैं ऑर्गन। जब बहुत सारे मसल्स मिलकर काम कर रही होती है उसे हम कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। तो एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ऑर्गन है यहाँ पे? हम ले लेते हैं वास्टस लेटरलिस, या फिर ये जो मसल है ये है आपकी वास्टस लेटरलिस। ठीक है, वास्टस लेटरलिस का एग्जांपल लेके हम समझते हैं क्या है ये। मसल की जो आउटर कवरिंग होती है बच्चों उसको हम कहते हैं एपीमाइसियम। क्या कहते हैं? एपीमाइसियम। ईपी का मतलब क्या होता है? संधि विच्छेद करो, ईपी प्लस माइसियम। ईपी का मतलब होता है अबव और माइसियम का मतलब होता है मसल। तो मसल के ऊपर की जो लेयर है उसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। एपीमाइसियम के अंदर होता है आपके, जैसे ऑर्गन था इसके ऊपर क्या था? आपका एपीमाइसियम। ठीक है, ऑर्गन के अंदर होते हैं बहुत सारे टिश्यूज। अब जो ये टिश्यूज हैं आपके, ये होते हैं पैक्ड। कैसे पैक्ड होते हैं? बहुत सारे बंडल्स में पैक होते हैं। उन बंडल्स को हम कहते हैं वेसिकल्स। मतलब कि टिश्यू लेवल पे जब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की, स्केलेटल मसल की, तो टिश्यू होते हैं आपके मस्कुलर बंडल्स, या फिर आप इनको कह सकते हैं फेसिकल्स। ये फेसिकल्स या फिर फेसिकुलस क्या हैं? ये फेसिकुलस होते हैं बेसिकली आपके मायोफाइबर्स को पैक करके, मतलब सेल्स जो होंगे वो इसी के अंदर पैक्ड होंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर एक फेसिकुलस के ऊपर जो लेयर होती है उसे हम कहेंगे पेरीमाइसियम। तो पेरीमाइसियम क्या है? हर एक मसल बंडल के ऊपर की जो लेयर है उसे हम कहते हैं पेरीमाइसियम। क्या कहेंगे? पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक मसल बंडल के अंदर होगा आपके बहुत सारे मसल सेल्स का डेफिनेशन क्या था कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे मसल फाइबर्स। और जब सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स मिलते हैं वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो टिश्यू क्या हो गए? आपके मसल बंडल्स। और यहाँ पे सेल क्या होंगे? आपके मसल फाइबर्स या मायोसाइट्स। ठीक है, अब मसल फाइबर्स जो होते हैं बच्चों, ये कैसे मैंने आपको बताया था कि लंबे लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे लंबे होते हैं। जैसे ट्रेन आपकी लंबी होती है, उसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, S1 S2 S3 A1 A2 A3। ऐसे ही ये कंपार्टमेंट्स होते हैं और इन कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं बच्चों, ये कंपार्टमेंट कैसे डिवाइड होंगे? ये डिवाइड होंगे आपके सार्कोमियर से। सार्कोमियर क्या करती है? एक डब्बा पकड़ो,
ये आपकी सार्कोमेयर होगी। इस सार्कोमेयर के अंदर होते हैं आपके सेलुलर ऑर्गन्स, या फिर आप कह सकते हैं मायोफिलामेंट्स। ये जो आपके मायोफिलामेंट्स हैं ये सार्कोमेयर के अंदर होंगे, और ये सार्कोमेयर के अंदर बेसिकली क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे आपका कॉन्ट्रैक्शन करवाने में। क्या हेल्प करेंगे ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने में। फिर से समझते हैं, एक सार्कोमेयर है आपकी, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए ये एक आपकी सार्कोमेयर है। इस सार्कोमेयर के अंदर होंगे आपके मायोफिलामेंट। दो तरीके के मायोफिलामेंट आपको देखने को मिलेंगे, थिन और थिक, पतला और एक मोटा। थिन मायोफिलामेंट जो होगा उसे हम कहेंगे एक्टिन। क्या कहेंगे, एक्टिन। और जो थिक फिलामेंट होगा उसे हम कहेंगे मायोसिन। जैसे मैंने आज जैसे ही क्लास शुरू हुई थी मैंने आपको बताया था कि आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। कैसे करती हैं, जब आपका एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर। मायोफिलामेंट क्या करते हैं, यहाँ पे कंज्यूम करते हैं एटीपी, जो मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हम बनाएंगे यूजिंग केमिकल एनर्जी। तो एटीपी क्या कर रहा है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी देने वाला है। कैसे, मायोसिन पे एटीपी आके अटैच होएगा, एटीपी मायोसिन को बोलेगा कि आप बॉन्ड बनाइए एक्टिन के साथ, और एक्टिन क्या करेगा, स्लाइड करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। जब एक्टिन स्लाइड करता है टुवर्ड्स द सेंटर तो वहाँ पे होता है आपका सार्कोमेयर की शॉर्टनिंग। जो ये सार्कोमेयर की शॉर्टनिंग हुई, ये हुई कहाँ पे, यहाँ पे। अब इसको मैं डीप में ना पढ़ाते हुए सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा, एग्जाम में पूछा जाएगा मायोफिलामेंट्स क्या हैं, थिन और थिक कौन से हैं। आपसे ये सीक्वेंस पूछा जाएगा कि आउटर टू इनर लगाइए। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट आपको बतानी है, सार्कोमेयर। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बट हमारा काम है कॉन्सेप्ट्स को डीप में पढ़ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। अभी तक तो मैंने आपको फंक्शनल क्लासिफिकेशन बताया था। क्या बताया था कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हमारे पास कार्डिक मसल्स होंगी, स्केलेटल मसल्स होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी। अब मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए ये आपका मसल फाइबर है। ये मसल फाइबर आपका दो तरीके से प्लेस हो सकता है, या तो ये हॉरिजॉन्टल होगा या फिर ये वर्टिकल होगा, राइट। इसी को बेसिक से समझते हुए ऐसे समझिए कि जो आपके मसल फाइबर्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके का है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो अगर मान लीजिए आपका मसल फाइबर का अरेंजमेंट कैसा है, लंबा लंबा, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल टाइप या फिर लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, मसल फाइबर लंबे लंबे रखे गए हैं। दैट मीन जैसे कि आपकी जो रिस्ट है, रिस्ट के सामने ये जो मसल्स हैं ये कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, लंबी लंबी है। जब आपका मसल फाइबर अरेंजमेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब मसल फाइबर कैसे हैं, पैरेलल है, उस कंडीशन में आपको बच्चों याद रखना है कि यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन तो ज़्यादा होगा बट फोर्स प्रोडक्शन जो होगा बहुत कम होगा। जैसे कि अगर आपकी जो कमर की मसल्स हैं, जो स्पाइन और स्कैपुला के बीच की जो मसल्स हैं वो कैसी हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, वहाँ पे आपका रेंज ऑफ मोशन तो ज़्यादा है बट फोर्स प्रोडक्शन कम है। फिर आती है आपकी पिनिएटेड मसल या फिर पेनिफॉर्म। पेनिफॉर्म मसल्स कैसी होती हैं, पेनिफॉर्म मसल्स होती हैं जहाँ पे आपका अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर होता है डायगनली। डायगनली मतलब सपोज करते हैं ये आपका एक टेंडन है और ये देखिए ये हो गया डायगनल अरेंजमेंट। अगर एक तरफ है तो उसे मैं कहूँगा यूनिपिनिएट, दो तरफ है तो मैं कहूँगा बाईपिनिएट, और मल्टीपल जगह से है तो उसे मैं कहूँगा मल्टीपिनिएट। ठीक है, मल्टीपिनिएट के एग्जाम्पल क्या एग्जाम में पूछा गया, बाइसेप्स। ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपका बाईपिनिएट मसल का एग्जाम्पल क्या है। बाईपिनिएट होती है आपकी वास्टस लेटरलिस, यूनिपिनिएट कैसी होती है, टिबिलिस एंटीरियर। तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो आपकी पिनेटेड मसल होती है, जैसे कि जहाँ पे आपका डायगोनल अरेंजमेंट होने वाला है, कैसा होना चाहिए, डायगोनल अरेंजमेंट होगा, वहाँ पे मसल फाइबर्स जब डायगोनली प्लेस होंगे तो वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन तो बच्चों कम हो जाएगा और फोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है, मैंने कुछ आपको इन शॉर्ट ये करवाने की कोशिश करी कि आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जब क्लासिफिकेशन करेंगे तब कैसे कैसे किन किन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम में नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि पीनिटेड क्या है, बाईपीनिटेड क्या है, कौन सी मसल किस नर्वस सिस्टम के अंडर में रेगुलेट होती है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं हमारी क्लासेस में। थैंक यू।